ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ी चली जा रही थी। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैले खेत, घने पेड़ और कभी कभी दिखाई देने वाले छोटे छोटे स्टेशन शाम के सुनहरे रंग में डूबे हुए थे। डिब्बे के अंदर यात्रियों की हल्की हल्की बातचीत और चाय वालों की आवाजें गूंज रही थीं। एक खिड़की वाली सीट पर 3 दोस्त आराम से बैठे हुए थे। खिड़की के पास बैठा आदित्य सिंह बाहर फैले नज़ारों को देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लगभग 20 साल बाद वह अपने पैतृक गांव लौट रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अच्छा है ना ये ट्रिप? मुझे लगता है काफी मजा आने वाला है। उसके बगल में बैठी नेहा शर्मा भी मुस्कुरा दी। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हाँ, मुझे तो ऐसे ट्रिप सबसे ज्यादा पसंद हैं। जंगल, पहाड़, नदी, शहर की भीड़ से दूर। सच बताऊं, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। वह कुछ पल रुकी, फिर आदित्य की ओर देखते हुए बोली, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा गांव कैसा है? आदित्य कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें जैसे किसी पुरानी याद में खो गईं। सच कहूं तो मुझे खुद ज्यादा याद नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तभी पापा मुझे लेकर शहर आ गए थे। उसने गहरी सांस ली। हाँ, दादाजी के जिंदा रहने तक मैं कभी कभी गांव जाता था। उसके बाद तो जाना ही बंद हो गया। अगर हिसाब लगाऊं तो लगभग 20 साल हो गए होंगे। मतलब? नेहा ने आश्चर्य से कहा, तुम अपने ही गांव को ठीक से नहीं जानते? आदित्य हंस पड़ा। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं भी पहली बार तुम्हारी तरह घूमने जा रहा हूं। इतने में सामने वाली सीट पर पैर फैलाकर बैठा कबीर मेहरा अचानक कैमरा उठाकर खड़ा हो गया। उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया और पूरे जोश के साथ बोलना शुरू किया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव जिसके बारे में मैंने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। वह कैमरा आदित्य की तरफ घुमाते हुए बोला, और ये हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, श्रीमान आदित्य सिंह। इनके दादाजी ठाकुर प्रताप सिंह अपने समय में गांव के सबसे बड़े जमींदारों में गिने जाते थे। लेकिन इनके पिताजी विक्रम सिंह ने गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गए। अब पूरे 20 साल बाद ये अपने गांव लौट रहे हैं। इतना सुनते ही आदित्य ने उसका कैमरा नीचे कर दिया। अबे, ये क्या बकवास शुरू कर दी? कबीर ने मासूम सा चेहरा बनाया। बकवास कहाँ कर रहा हूँ, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ। आखिर लोग जानेंगे नहीं कि हीरो कौन है। आदित्य ने आंखें तरेर दी। तू एक दिन इसी कैमरे की वजह से मुसीबत में फंसेगा। कबीर तुरंत बोला, भाई, कैमरा नहीं, कंटेंट बोलते हैं इसे। और याद रखना, एक दिन मेरा चैनल लाखों सब्सक्राइबर पार करेगा। आदित्य हंसते हुए बोला, पहले 100 पूरे कर ले। नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। कबीर ने नाटक करते हुए दिल पर हाथ रखा। देखा दोस्तों, अपने ही दोस्त मेरी टैलेंट की इज्जत नहीं करते। आदित्य मुस्कुराया। टैलेंट? तू सुबह उठते ही कैमरा ऑन कर देता है। यही तो मेहनत है। मेहनत नहीं, लोगों को परेशान करना है। दोनों फिर से बहस करने लगे। नेहा ने दोनों की तरफ देखते हुए सिर हिलाया। बस भी करो तुम दोनों। ट्रेन में बैठे हो, पूरा डिब्बा तुम्हें देख रहा है। दोनों एक साथ चुप हो गए। कुछ पल बाद नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारे गांव कब तक पहुंचेंगे? आदित्य ने अपनी घड़ी देखी। बस, अगला स्टेशन आने वाला है, वहीं उतरेंगे। उसके बाद वहां से कोई छोटी गाड़ी मिल जाएगी, फिर सीधे रूपगढ़। अच्छा, नेहा ने राहत की सांस ली। मतलब ऑटो वोटो मिल जाएगा ना? क्योंकि शाम भी होने वाली है। आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मिल जाएगा। इतनी भी पिछड़ी जगह नहीं होगी। कबीर तुरंत बोल पड़ा, और अगर ऑटो नहीं मिला तो मैं बैलगाड़ी में भी चला जाऊंगा। बस वीडियो अच्छा बनना चाहिए। तीनों हंस पड़े। इसी बीच ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। लाउडस्पीकर पर अगले स्टेशन की घोषणा सुनाई दी। आदित्य ने अपना बैग उठाते हुए कहा, चलो तैयार हो जाओ, हमारी मंजिल आ गई। तीनों ने अपना अपना सामान संभाला। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकते ही दरवाजा खुला और यात्रियों की भीड़ उतरने लगी। आदित्य, नेहा और कबीर भी अपने बैग कंधे पर टांगे ट्रेन से नीचे उतर गए। जैसे ही आदित्य ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद 20 साल बाद वह पहली बार अपनी मिट्टी के इतना करीब खड़ा था। और उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तीनों प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर बढ़ने लगे। शाम अब लगभग ढल चुकी थी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग धीरे धीरे काले अंधेरे में बदल रहा था। स्टेशन बड़ा नहीं था, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जहां कुछ ही लोग दिखाई दे रहे थे। स्टेशन के बाहर निकलते ही हलचल दिखाई देने लगी।
कहीं चाय की दुकान पर लोग बैठे बातें कर रहे थे, कहीं पकौड़ों की खुशबू हवा में फैल रही थी। कुछ ऑटो वाले सवारियों को आवाज लगा रहे थे, शहर चलिए, बस स्टैंड, मार्केट। आदित्य मुस्कुराया, चलो जल्दी से ऑटो पकड़ लेते हैं। तीनों एक ऑटो के पास पहुंचे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया रूपगढ़ चलोगे? ऑटो चालक के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने आदित्य की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। आदित्य को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद उसने सुना नहीं। वह दूसरे ऑटो के पास पहुंचा। भैया रूपगढ़ जाना है। इस बार ड्राइवर ने सीधे इंजन स्टार्ट कर दिया और बिना जवाब दिए वहां से निकल गया। अरे! आदित्य हैरानी से उसे जाते हुए देखता रह गया। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? हाँ, आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकला। उधर कबीर ने कैमरा ऑन कर लिया था। वह कैमरे की तरफ देखते हुए बोला, दोस्तों, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन लगता है हमारे भाई साहब का गांव कुछ ज्यादा ही फेमस है। यहाँ लोग गांव का नाम सुनते ही ऐसे भाग रहे हैं जैसे हमने किराया नहीं, पूरी ऑटो ही मांग ली हो। नेहा हंसी रोकते हुए बोली, कबीर, हर बात का मजाक मत बनाया करो। अरे मैं तो माहौल हल्का कर रहा हूँ। कबीर फिर कैमरे की तरफ मुड़ा, अगर आज की रात हम जिंदा रहे तो अगला व्लॉग भी जरूर आएगा। आदित्य ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। चुप कर, अरे कैमरा चल रहा है, इज्जत रख लिया कर मेरी। तेरी इज्जत कैमरे से नहीं बचेगी। तीनों आगे बढ़ते रहे। करीब 5 मिनट तक उन्होंने अलग अलग ऑटो वालों से पूछा, लेकिन हर बार वही हुआ। कोई जवाब नहीं देता, कोई मना कर देता, कोई नजरें चुराकर वहां से चला जाता। अब आदित्य भी सोच में पड़ गया, आखिर बात क्या है। उसी समय एक उम्रदराज ऑटो चालक अपनी सीट से उतरकर धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुम लोग पहली बार आए हो क्या? जी, रूपगढ़ जाना है। हाँ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कोई उनकी बातें सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोला, इस समय कोई ऑटो वाला रूपगढ़ नहीं जाएगा। आदित्य ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस नहीं जाता कोई। पर वजह? वजह मत पूछो बेटा। उसने गहरी सांस ली, अगर बहुत जरूरी है तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे चले जाओ। सड़क के आखिर में कुछ टांगे वाले मिल जाएंगे, वो रूपगढ़ जाते हैं। हाँ, तो फिर आप लोग क्यों नहीं जाते? ऑटो चालक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ रास्ते हर किसी के लिए नहीं होते, ये कहकर वह वापस अपने ऑटो की तरफ चला गया। तीनों कुछ क्षण तक वहीं खड़े रहे। नेहा ने आदित्य की तरफ देखा, मुझे तो थोड़ा अजीब लग रहा है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, अरे गांव है, यहाँ लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हैं। शायद सड़क खराब होगी। कबीर तुरंत बोल पड़ा, या फिर वह जानबूझकर डरावनी आवाज निकालते हुए बोला, रूपगढ़ में भूत रहता होगा। इतना कहकर वह खुद ही हंसने लगा। नेहा ने आंखें दिखाईं, बस करो, अरे मजाक था। फिर उसने कैमरा अपनी तरफ घुमाया। दोस्तों, अपडेट नंबर 1, अभी तक हमें रूपगढ़ जाने वाला एक भी ऑटो नहीं मिला। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाए कि हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां शायद जीपीएस भी जाने से पहले 2 बार सोचता होगा। वह सड़क की तरफ कैमरा घुमाते हुए बोला, और अब हम पैदल निकल रहे हैं टांगे की तलाश में। उम्मीद है घोड़ा हमें देखकर भागेगा नहीं। नेहा हंस पड़ी। आदित्य ने सिर पकड़ लिया, यार तू सुधरेगा नहीं। सुधर गया तो कंटेंट कौन बनाएगा? तीनों स्टेशन से आगे जाने वाली सुनसान सड़क पर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, स्टेशन की चहल पहल पीछे छूटती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। हवा अब पहले से ठंडी महसूस होने लगी थी। आसमान पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज गूंजी। कबीर ने तुरंत कैमरा उस दिशा में घुमा दिया। दोस्तों, अगर ये उल्लू नहीं कुछ और निकला तो कैमरा बंद नहीं करूंगा। आदित्य मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भी हल्की सी गंभीरता आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके अपने गांव रूपगढ़ का नाम सुनते ही हर इंसान के चेहरे पर डर क्यों उतर आता था। यही सवाल अब उसके मन में भी घर करने लगा था, और तीनों उसी सवाल का जवाब खोजते हुए अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ते चले गए। स्टेशन की रोशनी अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। तीनों दोस्त धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा के साथ इस तरह हिल रही थीं मानो अंधेरे में कोई फुसफुसाकर बातें कर रहा हो।
कबीर ने अपने कैमरे का रिकॉर्ड बटन दबाया और धीरे से बोला, दोस्तों, अगर ये वीडियो कभी अपलोड हो गया तो समझ लीजिए हम सही सलामत वापस लौट आए थे। इतना कहते ही वह खुद ही हंस पड़ा। आदित्य ने उसे घूर कर देखा। हर समय कैमरा ही चलाना जरूरी है क्या? बिल्कुल, असली कंटेंट तो ऐसी ही जगहों पर मिलता है। नेहा मुस्कुराए, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद सड़क खत्म होने लगी। अब सामने कच्चा रास्ता था जो सीधे जंगल की ओर जाता था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं झींगुरों की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। नेहा ने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जला दी। आदित्य और कबीर ने भी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन कर ली। तीनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। जंगल के भीतर हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां रास्ते पर ऐसे फैली थी जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा हो। चलते चलते अचानक कबीर रुक गया। रुको, आदित्य ने पीछे मुड़कर पूछा। क्या हुआ? कबीर ने धीरे से आगे इशारा किया। उधर कुछ दिखाई दे रहा है। तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च सामने डाली। दूर धुंध के बीच दो टांगे खड़ी दिखाई दे रही थीं। दोनों घोड़े बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके गले में बंधी छोटी छोटी घंटियां हवा के साथ हल्की हल्की बज रही थीं। लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, अजीब है, टांगे तो हैं मगर टांगे वाले कहाँ गए? इतने में अंधेरे से एक बुरी आवाज गूंजी, का हो रूपगढ़ जाए के बाद। तीनों एक साथ चौंक गए। कबीर तो डर के मारे लगभग उछल ही पड़ा। हे भगवान! आदित्य ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी लालटेन हाथ में लिए पेड़ के पीछे से बाहर आया। चेहरे पर झुर्रियां, सिर पर सफेद पगड़ी, कंधे पर पुराना गमछा और आंखों में वर्षों का अनुभव। उसे देखते ही आदित्य की आंखें फैल गईं। रामलाल काका। बूढ़ा भी कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद वह पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आदित्य तेजी से आगे बढ़ा और झुककर उसके पैर छू लिए। रामलाल काका घबरा गए। अरे अरे बेटा, ई का करत हो? पीछे खड़े नेहा और कबीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। आदित्य मुस्कुराया। पहचाना नहीं काका? रामलाल ने लालटेन ऊंची करके उसके चेहरे पर रोशनी डाली। कुछ पल तक ध्यान से देखते रहे। फिर अचानक उनकी आंखें फैल गईं। अरे छोटे मालिक! उनकी आवाज कांप उठी। छोटे मालिक, आप? आदित्य मुस्कुराया। हाँ काका, मैं आदित्य। रामलाल की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत आदित्य के सिर पर हाथ रखा। अरे भगवान, कितने बड़े हो गए आप! आखिरी बेर जब देखे रहे तब तक गोदी में खेलत रहे। आदित्य हल्का सा हंस पड़ा। समय बहुत जल्दी निकल जाता है काका। उसने नेहा और कबीर की तरफ इशारा किया। ये मेरी दोस्त नेहा है और ये कबीर। दोनों ने सम्मान से हाथ जोड़ दिए। रामलाल ने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। खुश रहो बच्चा। कबीर ने धीरे से आदित्य के कान में कहा। यार, ये कौन है? आदित्य बोला, ये रामलाल काका हैं। बचपन से हमारे परिवार के साथ हैं। रूपगढ़ में जो हमारा पुराना घर है उसी की देखभाल करते हैं। ओह! कबीर ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। नेहा ने भी आदर से प्रणाम किया। रामलाल मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी के साथ एक अनकहा डर भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, छोटे मालिक, बड़े मालिक का पता है कि आप गांव आए हैं? आदित्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं काका, पापा को कुछ नहीं बताया। रामलाल का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। बिना बताए आ गए? हाँ, कॉलेज की छुट्टियां थीं, सोचा अपना गांव देख लूं। वैसे भी पापा कभी आने नहीं देते। कुछ पल तक रामलाल बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने नेहा और कबीर की तरफ देखा। उसके बाद धीमे स्वर में बोले, अच्छा। उन्होंने लंबी सांस ली। अब आ ही गए हो तो 2-4 दिन रह के फिर शहर लौट जायो। ये सुनकर आदित्य थोड़ा चौंका। 2-4 दिन रह के लौट जायो? उसे यह बात कुछ अजीब लगी। आखिर वह उसी घर का मालिक था, जितने दिन चाहे रह सकता था। लेकिन रामलाल की आवाज में ऐसा कुछ था कि उसने उस समय कोई सवाल नहीं किया। उसी समय पास खड़े दूसरे टांगे वाले ने धीरे से कहा, रामलाल, सोच ले, अंधेरा पूरा उतर आया है। अब रूपगढ़ की राह पकड़ना ठीक ना होगा। रामलाल ने उसकी ओर देखा। क्या करिए, छोटे मालिक खड़ा है, अब इन्हें छोड़ भी कैसे दें? दूसरा आदमी बोला, तू जानत है, इस बेला उधर कौन जात है? रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर दृढ़ स्वर में बोले, जो किस्मत में होगा सो देखा जाएगा। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ऐसा कर, अपना टांगा हमका दे दे, बिहान होते ही वापस पहुंचा दे। टांगे वाला कुछ क्षण उन्हें देखता रहा,
फिर बिना कुछ कहे लगाम उनके हाथ में थमा दी। ठीक है रामलाल, भगवान भला करे। रामलाल ने सिर हिलाया। फिर आदित्य, नेहा और कबीर की ओर मुड़कर बोले, आइए छोटे मालिक, देर मत करिए, रात जंगल में ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होता। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ बोले वे टांगे की तरफ बढ़ गए। उन्हें अभी नहीं पता था कि रूपगढ़ की ओर बढ़ते इस सफर के साथ उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अध्याय शुरू होने वाला था।